So good evening everyone. My name is Ankur Ralhan and मैं एक न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ। और आज की इवनिंग ये जो प्रेजेंटेशन है डायबिटीज के ऊपर आज मैं करने वाला हूँ आपके सामने। मैं बेसिकली आई एम द को फाउंडर फॉर आरोग्य वेव एंड द वेलनेस विला। और ये जो दो कम्युनिटीज हैं इनको हम काफी समय से बेसिकली रन कर रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट लाइक सिंस कोविड टाइम्स, राइट? But as a nutrition expert, we are operating since last almost more than 16-17 years now in India. एंड कोविड ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ओपन किया ऑनलाइन आने का, सो दैट हम अपने सेमिनार्स के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से हम अपने एरिया से हटके और भी बाकी एरियाज में और भी बाकी शहरों में नेशनल इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं उसको क्रॉस करके हम दूर दूर तक पहुंच पाए, राइट? आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। सभी लोगों को आरोग्य वेव और वेलनेस विला की इस स्पेशल हेल्थ सेमिनार में बहुत बहुत वेलकम। एंड आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑनेस्टली बहुत मिसअंडरस्टूड भी है, राइट? काफी लोग इसको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। एंड हम फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखेंगे कि हमने सबने बचपन से एक ही बात या एक ही लाइन को सुना है कि डायबिटीज जो है ये शुगर की बीमारी है ना? एग्री करेंगे मेरे से? राइट? ठीक है, हमने सबने सुना है ये, राइट? डायबिटीज एक शुगर की डिजीज है और इसी वजह से जब किसी को डायबिटीज होता है तो सबसे पहला एडवाइस क्या मिलना शुरू होता है कि शक्कर खाना बंद कर दो, शुगर बंद कर दो, मिठाई खाना बंद कर दो, राइस कम कर दो, चावल कम कर दो, राइट? बट आज का सेमिनार एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव शेयर करेगा आपके साथ में, बिकॉज रियलिटी ये है कि डायबिटीज सिर्फ शुगर की डिजीज नहीं है। डायबिटीज एक्चुअली एक हार्मोन इम्बैलेंस डिसऑर्डर है। मतलब बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, जब उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तब डायबिटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ऑलराइट? और इसी वजह से आजकल हम एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देख रहे हैं और वो ये है कि बहुत लोग ज्यादा शुगर नहीं खाते फिर भी डायबिटीज डेवलप हो रही है। कुछ लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको भी डायबिटीज हो रही है। कुछ लोगों के बेली फैट डेवलप हो रहे हैं फिर भी ब्लड शुगर उनका राइज हो रहा है। और कुछ लोगों को थायराइड का इश्यू होने के बाद भी, है ना, डायबिटीज का रिस्क बढ़ते जा रहा है। तो आज के सेशन के अंदर हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आज हम समझेंगे कि डायबिटीज का रियल रूट कॉज क्या है, बॉडी के अंदर डिफरेंट हॉर्मोन्स का रोल क्या होता है, कैसे रोल प्ले होता है और कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव किया जा सकता है, राइट? और एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिस्टम भी शेयर करूंगा जो लोगों को मेटाबॉलिक रीसेट अचीव करने में हेल्प करता है। So let's begin by understanding what really happens inside the body when diabetes starts developing, right? uh, सबसे पहले एक रियलिटी चेक हम कर लेंगे, राइट? और रियलिटी चेक ये है कि अगर हम ग्लोबल लेवल पर डायबिटीज के नंबर्स को देखें तो इंडिया की सिचुएशन काफी सीरियस है। एक लार्ज नेशनल स्टडी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कंडक्ट की थी, जिसे आईसीएमआर इंडिया बी स्टडी के नाम से पुकारा जाता है, वो कहती है, ये स्टडी कहती है कि उसने एक्चुअली में बहुत ही शॉकिंग नंबर्स रिवील किए। और इस स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 100+ मिलियन लोग इस वक्त डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, राइट? और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो मतलब लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त इंडिया में डायबिटीज के साथ में जिंदगी जी रहे हैं। और सिर्फ यहीं पर तक वो सीमित नहीं रहे, उस रिसर्च ने यह भी बताया कि लगभग 136 मिलियन, है ना, 100 मिलियन लोग डायबिटीज, लेकिन 136 मिलियन मतलब लगभग 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं इस वक्त, राइट? सो प्री डायबिटिक्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि मतलब उनका ब्लड शुगर ऑलरेडी एबनॉर्मल है और नेक्स्ट फ्यू इयर्स में उनमें से बहुत सारे लोग डायबिटीज को डेवलप कर लेंगे। इसलिए रिसर्चर्स कहते हैं कि इंडिया में डायबिटीज का बर्डन रैपिडली इंक्रीज होते जा रहा है, राइट? सो ये जो स्टडी है द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल, उसमें ये पब्लिश हुई थी, जो वर्ल्ड में मोस्ट रिस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल्स में से एक है। इसी वजह से इंडिया को अक्सर कहा जाता है द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऑलराइट? और एक वरिंग ट्रेंड डॉक्टर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त। पहले डायबिटीज यूजुअली 50 से 60 साल के आसपास डेवलप होता था, लेकिन आजकल वो 30s में और 40s में भी डेवलप होना शुरू हो गया है। यंग प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, इवन पीपल इन द अर्ली 30s, है ना,
उनको भी ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेडिसिन इंप्रूव हो रही है, मेडिसिन का जो रिसर्च है, जो एक फंडामेंटल चीजें हैं वो इंप्रूव हो रही है, डायग्नोस्टिक्स इंप्रूव हो रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी बढ़ रही है, मगर फिर भी डायबिटीज के नंबर्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, राइट। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आके खड़ा होता है, वो ये है कि आखिर हम एक्चुअली में मिस क्या कर रहे हैं। सो क्या हम सिर्फ ब्लड शुगर के नंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं, या फिर हम रियल रूट कॉज जो है उसको शायद इग्नोर करते जा रहे हैं। और इसी क्वेश्चन का आंसर आज के ये सेमिनार में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आप दिल थाम के बैठिए, आपके आपके पैनक्रियास को थाम के बैठिए। राइट, ओके। हम एक जर्नी पे आपको लेकर जाएंगे जहां पर हम शुगर को एक अलग तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है। सो जस्ट बिफोर आई मूव अहेड, मुझे आप ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनके फैमिली में किसी ना किसी को ऑलरेडी डायबिटीज है ना? डू वी हैव एनीबॉडी हियर जिसको ऑलरेडी डायबिटीज है? इफ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, और यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, है ना, वर्चुअल हैंड रेज भी रेज कर सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आपको एक्चुअली फैमिली में किसी ना किसी को डायबिटीज है, राइट। ऑल राइट, या ओके, सीमा पटेल जी ने हाथ अपना ऊपर किया, यस सीमा जी, राइट। एंड या सुनीता जी ने लिखा माय मम्मी, ओके। विनय जी लिख रहे हैं टू माय वाइफ, ऑल राइट, ग्रेट, बढ़िया। डायबिटीज है उसके लिए ग्रेट नहीं बोला, ओके, मेरे वर्ड को रॉन्ग मत लेना, ओके, राइट, है ना, ओके। नीलिमा जी लिख रहे हैं मेरे फादर को है, 1+ लिख रहे हैं मेरे भाई को है, ओके। सुनीता जी लिख रहे हैं मेरे पापा को है, ओके, राइट, या सो ये बहुत ही प्रिवेलिंग है, राइट, ठीक है, ये है ना। एंड आई एम, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं राइट सेट ऑफ ऑडियंस के सामने बैठा हूं, जस्ट वो चेक करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा ना हो कि आप लोग सब लोग यहाँ पर कोई और वजह से बैठे हैं और मैं कुछ और टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। राइट, ठीक है ना। कोई आया है चाइल्ड हेल्थ को लेकर, लेकिन मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैंने जस्ट चेक करने की कोशिश की। तो राइट ऑडियंस मेरे सामने है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अभी इसके अंदर हम लोग। सो थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे साथ में भी, राइट। और मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके अकॉर्डिंग ये जो आपके सामने कुछ रीजंस लगे रखे हुए हैं, इसमें से कौन सा रीजन है जो आपने सुना है और आपको मालूम है कि हाँ इसकी वजह से डायबिटीज हुआ है या होता है ना? शुगर, ईटिंग, ईटिंग राइज, जेनेटिक्स, एज, क्या रीजन आपको लगता है, या उसके अलावा कोई और रीजन है जो आपको लगता है जिसकी वजह से डायबिटीज होता है? अगर मैं ये क्वेश्चन किसी भी गैदरिंग में पूछूं तो यूजुअली लोग मुझे कुछ कॉमन आंसर्स देते हैं। सबसे पहला आंसर ये होता है कॉमनली कि शुगर खाने से डायबिटीज होता है। दूसरा आंसर आता है कि राइस या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो है ज्यादा खाने से डायबिटीज होता है। तीसरा कॉमन बिलीफ जो होता है, अगर फैमिली में डायबिटीज है तो मुझे भी हो जाएगी, आएगा। और चौथा होता है कि एज बढ़ने की वजह से डायबिटीज नॉर्मल है। ऑनेस्टली अगर मैं आपसे बात करूं, सो ये सारी की सारी बातें है ना, ये पार्शियली सच है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम पूरी डिजीज को सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स तक लिमिट करके देखते हैं। क्योंकि अगर डायबिटीज सिर्फ शुगर की वजह से होता है तो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो मिठाई खाते हैं मगर फिर भी अब तक डायबिटीज नहीं हुआ उनको। और कितने लोग हैं जो उसका उल्टा करते हैं, उनको शुगर नेचुरली कम है उनके लाइफ लॉन्ग बचपन से, मगर फिर भी उनको डायबिटीज है। तो ऐसा क्यों? तो शुगर इज द रियली द कल्प्रिट, क्या कार्ब्स इज रियली द कल्प्रिट, है ना? सो और रियली एक्चुअली क्या है? सो बहुत लोग शुगर कम खाते हैं फिर भी उनको डायबिटीज डेवलप हो रहा है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, है ना। स्टोरी शुगर से एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ओके, राइट। एंड डायबिटीज का जो कोर इशू है ना, वो है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। सो मेटाबॉलिक बॉडी, मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ? कि बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स एनर्जी को प्रोसेस करते हैं, जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तब ब्लड शुगर कंट्रोल जो होता है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। और यही इम्बैलेंस हॉर्मोन्स, स्ट्रेस, गट हेल्थ, लीवर हेल्थ और लाइफस्टाइल से डीपली कनेक्टेड होता है। और इसी डीपर अंडरस्टैंडिंग को हम आगे के स्लाइड्स में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, राइट। सो आप में से यहां पर कितने लोग हैं ऐसे हैं किसको, किसी और को जानते हैं जिसको शुगर बहुत कम खाता है मगर फिर भी डायबिटीज है ना? डू यू नो समबडी? आई एम श्योर कि आप किसी को जानते होंगे जो बहुत कम शक्कर खाता है मगर फिर भी डायबिटीज है, राइट। सो एग्जैक्टली इसी वजह से हम डायबिटीज को सिर्फ शुगर की डिजीज नहीं समझना चाहिए, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो कंप्लीटली, ऑलराइट, ओके। चलिए लेट्स मूव अहेड।
एंड थोड़ा सा भी इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक अलग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली हम सोचेंगे कि डायबिटीज सिर्फ शुगर का डिजीज अगर होता तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशंस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं आपको, राइट। बहुत लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली स्ट्रेस में जिंदगी जीते हैं, कॉर्पोरेट जॉब, बिजनेस प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, अक्सर उनमें भी डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है। स्ट्रेस का शुगर से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? दूसरा एग्जांपल, जो लोग बेली फैट डेवलप कर लेते हैं, मोटापा, पेट से मोटापा, स्पेशली एब्डोमिनल फैट, है ना, डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं कि उनमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस और डायबिटीज का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि बेली फैट का शुगर से क्या कनेक्शन है? तीसरा एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोगों के अंदर थायराइड इंबैलेंस हो जाता है, हाइपो हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म, उनमें वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों बढ़ने लग जाता है। अब थायराइड का शुगर के साथ में क्या कनेक्शन है, राइट, है ना, अंडरस्टैंड करने वाली बात है, लॉजिक से हम बात करेंगे। और एक और मॉडर्न लाइफस्टाइल फैक्टर, पुअर स्लीप, अच्छी तरह से रात को नहीं सोना। रिसर्च स्टडीज जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पब्लिश की थी, उन्होंने ये शो किया था कि क्रॉनिक स्लीप डेप्रीवेशन जो है ना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर सकता है। मगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी पर्सन रेगुलरली 5 से 6 घंटे से कम नींद लेता है तो उसको डायबिटीज का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। अब सवाल फिर वही आता है कि इन सब चीजों का शुगर से डायरेक्ट कोई कनेक्शन तो है ही नहीं, राइट, है ना, नींद का शुगर से क्या कनेक्शन है, मगर फिर भी उसका रिस्क बढ़ गया डायबिटीज का, राइट। सो फिर भी ये सब डायबिटीज के रिस्क में क्यों आते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल प्रॉब्लम शुगर की नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम है बॉडी के हार्मोन नेटवर्क का डिस्टरबेंस, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फैट स्टोरिंग हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और धीरे धीरे बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देती है। और जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो ब्लड शुगर कंट्रोल, जो ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है वो भी बिगड़ना लग जाता है। जब वो बिगड़ जाता है तो इसी हार्मोन नेटवर्क को समझने के लिए, डायबिटीज को समझने का रियल की है, मतलब ये जो पॉइंट्स मैंने भी आपको बताया ऊपर कि धीरे धीरे जो ये कनेक्शन है, राइट, इसी को हमको समझना है, जो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। और अब अगले स्लाइड में हम इसी हार्मोन नेटवर्क के डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, एक क्वेश्चन मेरा, तो डायबिटीज का रियल कंट्रोल शुगर से ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करता है? आप आंसर टाइप कर सकते हैं अब तक जो मैंने आपको समझाया उसमें से, है ना। डायबिटीज का रियल कंट्रोल शुगर से ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करता है? या डू वी हैव एनी आंसर्स कमिंग इन? ओके, जेनेटिक्स, पुअर लाइफस्टाइल, ओके, हार्मोन्स, हार्मोन इंबैलेंस, यस, मेटाबॉलिज्म, एग्जैक्टली, ये सही जवाब है, राइट। सो डायबिटीज का जो रियल कनेक्शन है, कंट्रोल, वो शुगर से ज्यादा हार्मोन्स के ऊपर है, ओके। चलिए, अब इस नेटवर्क को, ये जो हार्मोन का नेटवर्क है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आज का मेरा टॉपिक बहुत वास्ट है, एक्चुअली ये मास्टर क्लास है डायबिटीज के ऊपर, ओके, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू बी लिटिल लॉन्ग, आज थोड़ा लंबा चलेगा। सो दिल थाम के बैठिए, आराम से इसको समझिए एक एक करके। एंड कोई भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे मन में तो लास्ट में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। चलिए, सो अब तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझा कि डायबिटीज सिर्फ शुगर की डिजीज नहीं है और इसका रियल कनेक्शन है बॉडी के जो हार्मोन नेटवर्क होता है उसके साथ में। अब एक इंटरेस्टिंग बात को समझिए कि मोस्ट पीपल जब डायबिटीज के बारे में सोचते हैं तो उनको सिर्फ एक हार्मोन याद आता है, वो है इंसुलिन। और हाँ, इंसुलिन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल एक्चुअली सिर्फ इंसुलिन का काम नहीं है। बॉडी में मल्टीपल हार्मोन्स मिलके ग्लूकोज बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को ब्रीफली समझते हैं, फिर आगे जाके डिटेल में समझेंगे, है ना। फर्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है कि ग्लूकोज को ब्लड के सेल्स के अंदर भेजना ताकि बॉडी उससे एनर्जी बना सके। दूसरा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये इंसुलिन का ऑपोजिट हार्मोन होता है। जब ब्लड शुगर लो हो जाता है तो ग्लूकागॉन लीवर को सिग्नल देता है कि स्टोर किया हुआ ग्लूकोज को रिलीज करो ताकि ब्लड शुगर डेंजरसली लो ना हो सके, ओके। तीसरा, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है।
जब बॉडी आपकी स्ट्रेस में होती है तो कॉर्टिसोल लीवर को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज को रिलीज करो। इसलिए क्रोनिक स्ट्रेस वाले लोगों में ब्लड शुगर फ्रीक्वेंटली एलिवेटेड हो सकता है, बिकॉज जब आप बहुत चिंता में होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन आपके लीवर को ग्लूकोज मतलब रिलीज करने के लिए मोटिवेट करता है। क्यों करता है उसका आंसर आगे जाके आपको बताऊंगा मैं। नेक्स्ट, थायराइड हॉर्मोन्स। थायराइड हॉर्मोन्स बॉडी का मेटाबॉलिक स्पीड कंट्रोल करते हैं। अगर थायराइड स्लो हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन एंड ग्रेलिन ये दोनों हॉर्मोन्स हंगर और सेटाइटी को कंट्रोल करते हैं। लेप्टिन सिग्नल देता है कि मेरा पेट भर गया, ग्रेलिन सिग्नल देता है कि भूख लग रही है। अगर ये हार्मोन इंबैलेंस हो जाए तो ओवर ईटिंग और वेट गेन दोनों बढ़ सकता है, राइट। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये हॉर्मोन्स भी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है और फैट डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए मेनोपॉज के बाद या हार्मोनल इंबैलेंस का टाइम, उसके टाइम पे डायबिटीज का रिस्क बढ़ने के चांस और इंक्रीज हो जाते हैं। अब एक बहुत सिंपल एनालॉजी इमेजिन करिए, ये सब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया ब्रीफ में, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है और ये सारे के सारे हॉर्मोन्स एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर ऑर्केस्ट्रा में सब इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्टली ट्यून में होंगे तो म्यूजिक बहुत ब्यूटीफुल होता है, सही बात है। लेकिन अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट आपका ट्यून से बाहर निकल जाए तो पूरा का पूरा म्यूजिक डिस्टर्ब हो सकता है, शायद वो गाना आपको सुनना पसंद भी ना हो, वो म्यूजिक सुनना पसंद भी ना करे आप। बस एग्जैक्टली वैसे ही मेटाबॉलिज्म में होता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर हार्मोन बैलेंस्ड है तो ब्लड शुगर नेचुरली स्टेबल रहता है, लेकिन अगर हॉर्मोन्स का नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है और फिर डायबिटीज ग्रेजुअली अपेयर होने लगती है। दैट इज द रियल सीक्रेट जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, राइट, ठीक है। इसलिए डायबिटीज को समझने के लिए सिर्फ इंसुलिन नहीं, सिर्फ शुगर नहीं, पूरे हार्मोन के ऑर्केस्ट्रा को समझना जरूरी है। और अब अगले स्लाइड में मैं बात करूंगा उस हार्मोन की जो सबसे फेमस है डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से, और वो क्या है बताइए। आपने शायद सोच लिया होगा, और वो है इंसुलिन। राइट, ठीक है। ऑल राइट, चलिए। इंसुलिन द गेट कीपर, क्या नाम है इसका, है ना। अगर कोई मूवी बन रही होगी तो ये नाम से मूवी बन सकती है, इंसुलिन द गेट कीपर। ओके, राइट, ओके। इंसुलिन को समझने के लिए, डायबिटीज को समझने का, इंसुलिन को अगर आप समझ गए तो ये डायबिटीज को समझने का फाउंडेशन है बेसिकली, राइट। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम फूड खाते हैं, स्पेशली हमको हमारे खाने में से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, फैट मिलता है, फाइबर मिलता है, सब कुछ मिलता है। उसमें से स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि रोटी है, चावल है, फ्रूट है, या कोई स्वीट है, इसमें से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो डाइजेशन के बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। अब बॉडी को इस ग्लूकोज के साथ क्या करना चाहिए, बॉडी इस ग्लूकोज को क्या करती है, सेल्स के अंदर बेचती है ताकि वहां से एनर्जी बन सके। और यही काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ के सेल के अंदर तक लेकर जाता है। अगर इंसुलिन हाथ नहीं पकड़ेगा तो सेल्स अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे तो ग्लूकोज जाएगा नहीं, ग्लूकोज जाएगा नहीं तो एनर्जी बनेगी नहीं। ओके, तो इंसुलिन का बेसिक काम और मेजर काम जो है वो ये है, ठीक है। सेल्स के डोर्स होते हैं और इंसुलिन जो है उन डोर्स को अनलॉक करता है। तो जब इंसुलिन सिग्नल देता है तब ग्लूकोज ब्लड के सेल्स के अंदर चला जाता है ग्लूकोज, और तब बॉडी को एनर्जी मिलती है। यहां तक सिस्टम परफेक्टली काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर दे। राइट, ठीक है। इसी कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन का रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन बॉडी में प्रेजेंट है, मौजूद है, कभी कभी तो नॉर्मल से ज्यादा भी होता है, लेकिन सेल्स उसके सिग्नल को इग्नोर करने लग जाते हैं। रिजल्ट्स क्या होता है कि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता, और जब वो नहीं जा पाता तो ब्लड में ग्लूकोज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स राइज होने लगते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है ना, ये सडनली नहीं होता, मतलब अचानक से नहीं होता, कल हो गया अचानक से, ऐसा नहीं होता है, राइट। ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, ईयर्स एंड ईयर्स, मतलब सालों दर सालों। कब, कैसे, स्ट्रेस, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ स्ट्रेस, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ पुअर स्लीप, years and years of belly fat, years and years of sedentary lifestyle, and years and years of fatty liver, इसके बाद में ये होता है। ये सब मिलके बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देते हैं। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है
तब पैनक्रियास को और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और फिर ब्लड शुगर परमानेंटली राइज करना शुरू कर देता है, परमानेंट राइज होना शुरू हो जाता है, राइट। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती है। ऑलराइट, और अब स्लाइड में हम समझेंगे अगले स्लाइड में कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये एक्चुअली डेवलप कैसे होता है, राइट। सुनीता जी, आपका सवाल मैं लास्ट में लूंगा, आप लिख के रख लें प्लीज, क्योंकि मैं एक फ्लो में हूं, तो सेशन को खत्म हो जाने दीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका सवाल पूरा करने के चक्कर में दूसरे भी किसी का सवाल चलेगा, तो फिर मैं उसको अगर नजरअंदाज करूंगा तो सबको बुरा लगेगा। तो एक टाइम लास्ट में सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके जो भी सवाल है आप लिख के रख लें, है ना, हम उसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, और सेशन फिर 3 घंटे का हो जाएगा ठीक है, एंड मैं चाहता नहीं कितना लंबा हो जाए। ऑलराइट, एंड आप भी नहीं चाहेंगे शायद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंसुलिन द गेट कीपर, और अब हम समझते हैं कि व्हाट कॉजेज इंसुलिन, इंसुलिन जो है ये होता कैसे, राइट, ये कैसे होता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये कैसे डेवलप होता है, रेजिस्टेंस के डायबिटीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैसे हो सकता है। से ये सडनली नहीं होता, पहले तो मैंने ये बता दिया, सडन अचानक से नहीं होता, ये ईयर्स एंड ईयर्स होते हैं, राइट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली ईयर्स ऑफ लाइफस्टाइल इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में कुछ फैक्टर्स बहुत कॉमन हो गए हैं और ये सब मिलकर बॉडी के हार्मोन नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देते हैं, राइट। चलिए उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉजेज हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, क्रॉनिक स्ट्रेस। आजकल ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रेस में होता है, नौकरी का स्ट्रेस, बिजनेस प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, घर के मेंबर्स का प्रेशर, है ना, सास का प्रेशर, बहू का टेंशन, पता नहीं क्या क्या टेंशन लोग लेके घूमते हैं आजकल, ठीक है। और होता क्या है कि जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है तो बॉडी कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है ना उसको रिलीज करती है, और कॉर्टिसोल इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं कि हाई स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल वाले लोग जो होते हैं ना उनमें डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। सेकेंड है बेली फैट, स्पेशली एब्डोमिनल फैट, जिसे विसरल फैट भी कहा जाता है। ये सिर्फ वेट गेन नहीं है, मतलब इससे ये सिर्फ एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं होता। साइंटिफिक स्टडीज ये शो करती हैं कि बेली फैट इंफ्लेमेटरी केमिकल्स को रिलीज करता है जो इंसुलिन सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए बेली फैट को मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर माना जाता है, राइट। सो अगर आपका बेली फैट है तो कंटिन्यूसली आपके बॉडी में से इंफ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से इंफ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी के अंदर, बिकॉज दे आर द इंफ्लेमेटरी केमिकल्स, ओके। फैटी लीवर, तीसरा, लीवर मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल सेंटर है ये, लेकिन जब लीवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं जिसको हम लोग, राइट, तो लीवर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाता। रिसर्च स्टडीज जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और द लैंसेट जर्नल्स में पब्लिश हुई थी, है ना, उसमें ये कहती हैं कि फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बहुत केसेस में फैटी लीवर डायबिटीज से पहले डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो अगर किसी को यहाँ पे फैटी लीवर है तो चांसेस हैं कि आप अपने आप को स्लोली स्लोली डायबिटीज की तरफ लेकर जाएंगे, आप उस तरफ पे मूव हो सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है लैक ऑफ स्लीप। स्लीप को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन रिसर्च फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो स्लीप रिसर्च सेंटर ये शो करती है कि स्लीप डेप्रिवेशन जो है ना ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर सकता है। अगर कोई पर्सन रेगुलरली 5 से 6 आवर से कम नींद लेता है तो उसका मेटाबॉलिज्म ग्रेजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है। एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऑलराइट, सो मॉडर्न लाइफ में फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो गए हैं आजकल, है ना, डेस्क के ऊपर बैठे रहते हैं लोग, लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो जब मसल्स एक्टिव नहीं होते तो बॉडी ग्लूकोज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाती और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, ओके। सो अगर आप इन सब फैक्टर्स को एक साथ में देखेंगे तो एक पैटर्न सा आपको क्लियर दिखना शुरू होगा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ग्रेजुअली हार्मोन नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है, और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तब मेटाबॉलिज्म इंबैलेंस हो जाता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है तो इसी वजह से डायबिटीज के नंबर्स जो है वर्ल्ड वाइड रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने इस वक्त आपको देने की कोशिश की कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये बेसिकली क्यों डेवलप होता है, राइट। अभी अगले स्लाइड में हम बात करेंगे एक ऐसे हार्मोन की जो इस प्रोसेस में बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है, और वो है कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल को हम यहाँ पर अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
कॉर्टिसोल को कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, और ये बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। कॉर्टिसोल को कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। कॉर्टिसोल का रोल ओरिजिनली बॉडी को सर्वाइवल सिचुएशंस में हेल्प करने का था। अगर आप इमेजिन करें, एंशियंट टाइम्स में जब हम लोग जंगल में रहा करते थे और सडनली आपके सामने कोई डेंजर आ जाए, जैसे कि कोई जंगली जानवर आपके सामने आ गया अटैक करने के लिए, तो उस सिचुएशन में बॉडी को इमीडिएटली एनर्जी चाहिए होती, या तो फाइट करने के लिए या तो फ्लाइट करने के लिए, मतलब या तो भागने के लिए या तो लड़ने के लिए, उसको एनर्जी चाहिए होती इमीडिएटली, बिकॉज अचानक से कुछ आ गया ना आपके सामने, राइट, ठीक है। सो तो बॉडी उस वक्त क्या करती थी, कॉर्टिसोल रिलीज करती है उस वक्त, राइट, जब आपके सामने सडनली कुछ आता है तो। और कॉर्टिसोल क्या करता है, मैंने पहले भी बताया था, लीवर को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज को रिलीज करो, ग्लूकोज को निकालो। ग्लूकोज जब ब्लड के अंदर आएगा तो एनर्जी लेवल्स तुरंत बढ़ जाएंगे आपके, एनर्जी बढ़ जाएंगे, या तो भागने को हेल्प मिलेगी या तो फाइट करने को हेल्प मिलेगी, लड़ने में या दौड़ने में, राइट। इसके लिए कॉर्टिसोल लेवल। लेकिन अब अब क्या होता है कि आजकल हमारा स्ट्रेस का नेचर पूरा चेंज हो गया है। एंशियंट टाइम्स में खाली हमको वो टाइम का स्ट्रेस होता था कि अचानक से कोई आ गया तो तब हमको लड़ना है, लेकिन आजकल वो पूरा चेंज हो गया। ऑफिस के डेडलाइंस है, फाइनेंशियल प्रेशर है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, कांस्टेंट मोबाइल नोटिफिकेशंस है, एंड रात को कम सोना। सो बॉडी इन सब सिचुएशंस को भी स्ट्रेस सिग्नल के रूप में ही इंटरप्रेट करती है, और फिर कॉर्टिसोल रिपीटेडली रिलीज होता रहता है, बार बार आता रहता है। और जब कॉर्टिसोल बार बार इंक्रीज होगा तो लीवर बार बार ग्लूकोज को रिलीज करेगी, और रिजल्ट क्या होगा आपके सामने, ग्लूकोज जब बार बार रिलीज होगा तो नेचुरली इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा बॉडी के अंदर, एंड जब वो डेवलप हो जाएगा तो नेचुरली आपकी बॉडी धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ बढ़ेगी, राइट। सो सो इसलिए डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ लोगों को कुछ लोगों का जो फास्टिंग शुगर होता है ना, वो भी हाई होता है, इवन दो उन्होंने रात को कुछ स्वीट नहीं खाया हो तो भी, ओके, राइट। और इसका मेजर रीजन स्ट्रेस हॉर्मोन्स है। सो रिसर्च स्टडीज जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एनआईएच जिसको हम कहते हैं, उन्होंने ये पब्लिश की थी, उन्होंने ये शोकेस किया उसके अंदर कि क्रॉनिक स्ट्रेस इंसुलिन रेजिस्टेंस और एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल्स के साथ स्ट्रांगली लिंक्ड है। और इसी वजह से डायबिटीज मैनेजमेंट में सिर्फ डाइट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हुआ तो कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता रहेगा और ब्लड शुगर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो सकता है, ऑलराइट। तो एक सिंपल टेक अवे क्या हो सकता है अभी तक का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कि कभी कभी डायबिटीज प्लेट से नहीं, माइंड से स्टार्ट होता है, राइट, ठीक है, दिमाग से शुरू होता है कभी कभी डायबिटीज, ओके, खाली थाली से शुरू नहीं होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक हिडन कनेक्शन देखने की बात करेंगे जो डायबिटीज के साथ में काफी फ्रीक्वेंटली देखा जाता है, और वो है थायराइड इम्बैलेंस का। थायराइड जो है ना, ये एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो हमारे गर्दन में होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। थायराइड हार्मोन बेसिकली बॉडी की मेटाबॉलिक स्पीड जो है ना उसे कंट्रोल करता है। आपके घर में फैन है, पंखा है, पंखे के अंदर आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर कभी स्लो, ठंडी में स्लो कर देंगे, गर्मी में उसको बढ़ा देंगे, फास्ट कर देंगे पंखे को, राइट। सो वो जो स्पीड का जो रेगुलेटर है ना, सो यू कैन कंसिडर थायराइड जो है ना वो मेटाबॉलिक स्पीड का रेगुलेटर है, उसको कम ज्यादा करने का उसके पास है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में कितना फास्ट, कितनी जल्दी आपकी एनर्जी बर्न होगी, सेल्स ग्लूकोज को कितनी एफिशिएंटली यूज करेंगे, और फैट स्टोरेज कितना होगा, ये सब थायराइड हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस करता है, ये उसके रेगुलेटर में आता है, कंट्रोल करता है, ऑलराइट। और जब थायराइड आपका अंडर एक्टिव होता है, जैसे मेडिकल लैंग्वेज में कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो बॉडी में कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो बॉडी कैलोरीज को एफिशिएंटली बर्न नहीं कर पाती। दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि वेट गेन बढ़ना लग जाता है, और स्पेशली बेली फैट वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है मतलब बॉडी इंसुलिन का सिग्नल उतना एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज के रिस्क और बढ़ जाते हैं, राइट। इसी वजह से डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं आजकल कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में थायराइड इंबैलेंस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, रिसर्च स्टडीज जो है जैसे कि अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और एंडोक्राइन सोसाइटी के जर्नल्स में
पब्लिश हुआ था इसी के ऊपर कुछ लेख, कि उन्होंने शो किया था कि थायराइड डिसऑर्डर्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, राइट। सो मैं जो आप लोगों से बातें कर रहा हूँ ना आज के सेमिनार में, ये खाली ऐसी हवा हवाई वाली बातें नहीं है, राइट। ये रिसर्च वाली बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, है ना। जो रिसर्च हम स्टडी करते रहते हैं, जो पब्लिश होती रहती है, जो आती रहती है, उसके बेसिस के ऊपर ये पूरे के पूरे सेमिनार्स के प्रेजेंटेशन और चीजें जो है वो बनती रहती है, ऑलराइट। ठीक है। सो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एंडोक्रोनोलॉजी जो क्लिनिक्स होते हैं, मतलब हार्मोन के डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके क्लिनिक में फ्रीक्वेंटली देखा जाता है कि पेशेंट्स में डायबिटीज प्लस थायराइड का जो इम्बैलेंस है ना, उसका एक साथ की कनेक्टिविटी होती है, प्रेजेंट होता ही होता है, राइट। इसलिए मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करते वक्त सिर्फ ब्लड शुगर नंबर्स देखना इनफ नहीं होगा। ओके। काफी कभी कभी आपको थायराइड फंक्शन को भी इवेल्युएट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर थायराइड स्लो है तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो सकता है, ऑलराइट। ठीक है। सो एक सिंपल सा टेक अवे क्या हो सकता है कि थायराइड बॉडी का मेटाबॉलिक एसेलरेटर है। अगर एसेलरेटर स्लो हो गया तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है बेली फैट, हार्मोन फैक्ट्री। ओके, राइट, ठीक है ना। इसके ऊपर मूवी बन सकती है, हार्मोन फैक्ट्री, बेली फैट। ओके। सो मोस्ट लोग फैट को सिर्फ एक चीज समझते हैं, वो है एक्स्ट्रा वेट। मतलब कोई अगर बोले फैट हो गया, मेरा पेट आगे निकल गया, पेट बढ़ गया है, इसको एक्स्ट्रा वेट समझते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि फैट सिर्फ बॉडी में एनर्जी स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल रिसर्च ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है कि फैट एक्चुअली सिर्फ स्टोरेज टिश्यूज नहीं है, फैट एक एक्टिव हार्मोनल ऑर्गन भी है। मतलब फैट टिश्यू बॉडी में केमिकल सिग्नल्स और हॉर्मोन्स रिलीज करता रहता है, स्पेशली जब बात आती है आपके बेली फैट की। सो मेडिकल साइंस में बेली को विसरल फैट कहते हैं। ओके। ये फैट स्किन के नीचे नहीं होता, ये एक्चुअली इंटरनल ऑर्गन्स के सराउंडिंग में एक्यूमुलेट होता है, जैसे लिवर के आसपास में, पैनक्रियास के आसपास में और इंटेस्टाइन्स के आसपास में, राइट। और ये विसल फैट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर माना जाता है उन सबका। रिसर्च स्टडीज जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और क्लीवलैंड क्लिनिक ने पब्लिश की थी, उन्होंने ये शोकेस किया था कि विसरल फैट जो है ना बॉडी में, वो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को रिलीज करता है। इन केमिकल्स को साइटोकाइन और एडिपोकाइंस कहा जाता है। ये केमिकल्स इंसुलिन सिग्नलिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, और जब इंसुलिन सिग्नलिंग डिस्टर्ब होता है तो सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना कम कर देता है। इसी कंडीशन को ही हम इंसुलिन का रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। और इसी वजह से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बेली फैट डायबिटीज रिस्क का एक मेजर इंडिकेटर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी लोग ओवरऑल स्लिम दिखते हैं, लेकिन उनके पास इंटरनल विसरल फैट ज्यादा होता है। इसी कंडीशन को रिसर्चर्स जो है वो कभी कभी कहते हैं टोफी, TOFI, थिन आउटसाइड बट फैट फ्रॉम इनसाइड। ओके। इसलिए सिर्फ बॉडी वेट देखना इनफ नहीं होता, वेस्ट का सरकमफ्रेंस जो है वो भी मेटाबॉलिक हेल्थ का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसी वजह से मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करने का एक इंपॉर्टेंट गोल होता है कि भाई आपका जो विसरल फैट है वो भी रिड्यूस किया जाए। ठीक है। तो क्योंकि जब बेली फैट आपका रिड्यूस होता है तो इन्फ्लेमेशन, सूजन आपके बॉडी में ऑटोमेटिक रिड्यूस होती है, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी उससे इंप्रूव होती है, राइट। सो ब्लड शुगर कंट्रोल नेचुरली बेटर होने लगता है जब आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाता है, राइट। ठीक है। सो बेली सिर्फ एक्स्ट्रा वेट नहीं है, ये मेटाबॉलिक ट्रबल का सिग्नल है ना। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में बहुत, ये खाते पीते घर का है ना, बट वो बहुत रॉन्ग टर्म है। ठीक है, हम पॉजिटिवनेस देने की कोशिश करते हैं, मगर एक्चुअली में वो खाते पीते घर का नहीं है, वो खतरनाक हॉर्मोन्स क्रिएट करने वाला और बॉडी में, पूरे बॉडी में सूजन पैदा करने वाला फैक्ट्री है, हार्मोन फैक्ट्री है वो, राइट, अ नेगेटिव हार्मोन फैक्ट्री। दैट्स व्हाई अगर आप बेली फैट को कम करने के ऊपर फोकस करें बहुत अच्छा रहेगा, इफ यू स्पेशली अगर आपको शुगर है तो। ऑलराइट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो प्लेयर है हमारा इस पूरे गेम में वो है लिवर, द हिडन प्लेयर, है ना। अब लिवर का डायबिटीज से क्या कनेक्शन है, आओ समझते हैं। ओके, राइट, ठीक है। सो लिवर एक्चुअली क्या है, बॉडी का मेटाबॉलिक कंट्रोल सेंटर है ना। अगर आपके बॉडी को एक फैक्ट्री समझे तो लिवर उस फैक्ट्री का सेंट्रल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। लिवर के लिए लिवर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम आते हैं। सबसे पहला रोल, ग्लूकोज को स्टोर करना।
जब हम खाना खाते हैं और ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है तो लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नाम के एक हार्मोन के रूप में उसको स्टोर करता है अपने अंदर, ग्लाइकोजन नाम के हार्मोन के रूप में, ठीक है। ये बॉडी का नेचुरल बैकअप सिस्टम है। लीवर का दूसरा रोल होता है ग्लूकोज को रिलीज करना। जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि फास्टिंग के वक्त या फिर रात के टाइम जब आप सो रहे होते हो और ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर शुगर कम हो गया है, तब लीवर इसी ग्लाइकोजन जो है, इसी जो उन्होंने स्टोर किया था, उसी को वो फिर से कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड वो ब्लड में रिलीज करता है। ओके। लीवर का तीसरा रोल रोल है इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट करना। ओके। सो हेल्दी लीवर, अगर आपका लीवर हेल्दी है तो इंसुलिन के सिग्नल्स प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हैं और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने में हेल्प होती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपकी तब स्टार्ट होती है जब लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD। इसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होता भी है और अल्कोहल कंजम्पशन के बगैर होता है। सोचो राइट, कहां से आ रहा है फैट, ठीक है। ओके। और ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ना। रिसर्च स्टडीज जैसे कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और द लैंसेट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई थी ये बात, जहां पर उन्होंने ये शो किया था कि फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके। सो कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि फैटी लिवर एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज का अर्ली वार्निंग स्टेज हो सकता है या सिग्नल हो सकता है वो उसका। ओके। मतलब कि केसेस, कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पर फैटी लिवर जो है ना, फैटी लिवर वो डायबिटीज डेवलप होने से कई साल पहले अपेयर हो जाता है बॉडी के अंदर। और जब फैटी लिवर हो जाता है तो लीवर ग्लूकोज रेगुलेशन प्रॉपरली नहीं कर पाता। ठीक है। रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड शुगर कंट्रोल ग्रेजुअली डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करते वक्त सिर्फ शुगर के नंबर्स को देखना इनफ नहीं होता, लीवर हेल्थ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना होता है। तो जब लीवर आपका हेल्दी होगा तो ग्लूकोज स्टोरेज और रिलीज सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करते हैं और ब्लड शुगर नेचुरली आपका स्टेबल लगना शुरू हो जाता है। राइट। सो हेल्दी लीवर मतलब बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल, एकदम सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और वो है गट हेल्थ कनेक्शन। ओके। सो अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पिछले 10 से 15 मतलब आप देखोगे सालों में मेडिकल रिसर्च ने उसके ऊपर बहुत ही एक्साइटिंग रिसर्च एंड बहुत सारी बातें जो है ना वो बन चुकी हैं उसके बारे में, राइट। और वो है गट की हेल्थ। ठीक है। हम सबके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है गट माइक्रोबायोम। इसमें बैक्टीरिया, फंगाई एंड अदर माइक्रोब्स भी होते हैं। अगर नंबर्स की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन सेल से भी ज्यादा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं गट के अंदर। ठीक है। मतलब हम एक्चुअली एक इकोसिस्टम की तरह एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पे। और ये गट बैक्टीरिया सिर्फ डाइजेशन में हेल्प नहीं करते। रिसर्च अब ये शो करती है कि गट बैक्टीरिया इन्फ्लुएंस करते हैं आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी, आपका इन्फ्लेमेशन, आपका मेटाबॉलिज्म एंड आपका वेट रेगुलेशन। ऑलराइट। अगर गट माइक्रोबायोम हेल्दी और डाइवर्स हो तो मेटाबॉलिज्म भी जनरली बेटर फंक्शन करता है। लेकिन जब गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं गट डिसबायोसिस। और गट डिसबायोसिस के साथ कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कॉमनली देखी गई है, लिंक्ड है। वो क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन का रेजिस्टेंस, वेट गेन हो जाना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाना। तो रिसर्च स्टडीज जो हार्वर्ड हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और नेचर रिव्यू एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई थी, उसमें ये उन्होंने कहा था कि गट माइक्रोबायोम जो है ना डायबिटीज के रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उनकी वो स्टडी के अंदर ये पाया गया था। तो कुछ स्टडीज में तो ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि डायबिटीज जो है गट बैक्टीरिया पैटर्न को हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट होता है और अनहेल्दी के अंदर बहुत डिफरेंट होता है उसका पैटर्न। ओके। इसलिए और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गट हेल्थ इंप्रूव की जा सकती है, राइट। ठीक है, थ्रू बेटर न्यूट्रिशन, फाइबर इनटेक और लाइफस्टाइल करेक्शन। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव हो सकती है अगर वो इंप्रूव हो सकता है तो नेचुरली, राइट। ठीक है। इसीलिए मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करते वक्त गट हेल्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऑलराइट। उसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है गट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन चेन रिएक्शन राइट। ठीक है, एक एक करके आपको नई मूवीज दिखा रहा हूं मैं।
अब तक हमने डिफरेंट फैक्टर्स को समझा, जैसे स्ट्रेस, कॉर्टिसोल, बेली फैट, लीवर हेल्थ, गट हेल्थ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। अब इन सबको एक सिंपल चेन रिएक्शन के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बॉडी में प्रॉब्लम्स यूजुअली एक स्टेप से शुरू होती है और फिर ग्रेजुअली एक साइकिल बन जाता है, राइट। सो अब तक अगर आपको मेरे इस सेमिनार में ऊपर का कुछ भी समझ में नहीं आया हो या बाउंसर गया हो, अगर ये चेन आपको समझ में आ गई ना, जो मैं बताने वाला हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, राइट, ठीक है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या है इस पूरे चेन का, है ना, जो डायबिटीज की जो चेन है उसका सबसे पहला स्टेप है वो है स्ट्रेस इंक्रीज होना। मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर स्ट्रेस ऑलमोस्ट हर इंसान की लाइफ का पार्ट बन चुका है। डेडलाइंस, फाइनेंशियल प्रेशर, लैक ऑफ स्लीप, कांस्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन, ये सब बॉडी को रिपीटेडली सिग्नल देते रहते हैं स्ट्रेस के। और जब स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्ट्रेस इंक्रीज हो। जब स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएगा, कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा। कॉर्टिसोल बॉडी को सर्वाइवल मोड में डाल देता है और लीवर को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज को और रिलीज करो। सो स्ट्रेस बढ़ा तो कॉर्टिसोल बढ़ा, राइट। कॉर्टिसोल बढ़ा तो क्या बोला उसने लीवर को, ग्लूकोज को रिलीज करो, तो ग्लूकोज बढ़ गया बॉडी के अंदर। यस और नो, राइट। अब जब ग्लूकोज आपके बॉडी में बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो रिपीटेडली बढ़ रहा है, रिपीटेडली बढ़ रहा है, तो पैनक्रियास को और इंसुलिन निकालना पड़ता है। बिकॉज ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए पैनक्रियास को इंसुलिन निकालना पड़ता है, और निकालना पड़ता है। यार ये ग्लूकोज बढ़ते जा रहा है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो पैनक्रियास बोलता है और निकालो इंसुलिन, और इंसुलिन, और इंसुलिन, और इंसुलिन, है ना। आपके और हमारे जीवन में, इंसानों के लाइफ में एक फैक्ट है, जो चीज हमारे पास हद से अधिक होती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मानते? बॉडी भी एग्जैक्टली ऐसा ही रिएक्ट करती है। जब इंसुलिन हद से अधिक बढ़ जाता है तो उसका इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाता है, विच लीड्स टू इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाना। ठीक है, राइट, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल। एंड जिसकी वजह से इंसुलिन इंक्रीज होता है, तो आप देखो क्या सीन है, स्ट्रेस बढ़ा तो कॉर्टिसोल बढ़ा, कॉर्टिसोल बढ़ा तो ग्लूकोज बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ा तो इंसुलिन बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा तो फैट स्टोरेज और इंक्रीज होना शुरू हो गया, बिकॉज रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो गया इंसुलिन का। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है, तो बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को चर्बी में, फैट में इंक्रीज कर देती है, तो फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। और आपका फैट स्टोरेज बढ़ा तो मैंने क्या कहा था, जो बेली फैट अगर बढ़ जाता है तो वहां से क्या होता है, वहां से इंफ्लेमेटरी हॉर्मोन्स निकलने शुरू होते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी के अंदर। और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस और स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। आई होप आप कनेक्शन समझ रहे हैं, ये 7 स्टेप्स ऑफ चेन, ठीक है ना, स्ट्रेस से शुरू होके इंसुलिन के रेजिस्टेंस तक, एंड दैट्स हाउ डायबिटीज कम इन लाइफ। ओके, राइट। सो इसलिए डायबिटीज समझने वाली बात है। ये जो पूरे 7 स्टेप का प्रोसेस है ना, ये अचानक से नहीं होता है। लोग बोलते हैं अरे कल तक तो बराबर था, कल शुगर का टेस्ट किया हो तो बराबर था एकदम। जिसको पहले दिन मालूम पड़ा मेरे को डायबिटीज आ गया है, डॉक्टर ने गोली चालू कर दी है, बेचारा टेंशन में, रात को एक तो वैसी नींद नहीं आ रही, भूले भटके 3 बजे के आसपास नींद आ गई, 4 बजे से आंख खुला, बाजू में बीवी सोई, बीवी को उठाया, उठ उठ। वो मालूम पड़ गया क्यों हो गया डायबिटीज। बोला क्यों हो गया, वो 3 महीना पहले ना 4 रास्ते के ऊपर नींबू था, नींबू के ऊपर से गया था, तभी हो गया हमको डायबिटीज। ऐसा नहीं होता है, ये 2-3 महीने का गेम नहीं होता है। ये स्ट्रेस कंटिन्यूसली, कितने साल से स्ट्रेस झेल रहे हैं लाइफ के अंदर, छोटी छोटी बातों के ऊपर स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों के ऊपर। ट्रंप ने ये बोल दिया, उसने खुद के घर का तो है ही है, दुनिया का भी होता है, राइट। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, है ना। क्रिकेट के अंदर हो कल देखा मैंने यहाँ पर, ये बॉल छोड़ कैसे दिया, वो शॉट क्यों नहीं, कितना स्ट्रेस लेता है आदमी वो चीज का, जिससे उसके बाद कुछ पैसा आने वाला नहीं, कुछ टेंशन नहीं, पैसे का लिए तो समझ में भी आता है, ठीक है। हाँ, मेरी बहू ने, है ना, वो कपड़ा यहां से वहां रखा कैसे, क्या स्ट्रेस, क्या चिंता, क्या टेंशन। वो रिलेटिव आपस में क्या बात कर रहे होंगे मेरे बारे में, अरे क्या तेल लेने का इतना स्ट्रेस तुम ले रहे हो, तुम डायबिटीज की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे, तो ये क्या आपने अचानक से कर दिया क्या, ये तो पिछले 20-30 सालों का आपका जमावड़ा है, जिसकी वजह से आपका ये रेजिस्टेंस होके फिर आप डायबिटीज में कन्वर्ट हुआ है, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंपैक्ट वेरी वेल, ओके। एंड अच्छी बात क्या है कि ये सब चीजें कंट्रोल हो सकती है। अब वो कैसे होंगी वहां तक हम जा रहे हैं, मगर उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, कि व्हाई मेडिसिन एलोन आर नॉट इनफ, दवाइयां अकेले क्यों इनफ नहीं है, ओके।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मेडिसिन इंपॉर्टेंट होती हैं, यस होती हैं इंपॉर्टेंट, राइट। डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन या अदर डायबिटीज मेडिसिन जो होती हैं, उनका मेन गोल होता है ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना। और बहुत सारे पेशेंट्स के लिए मेडिसिन हेल्पफुल होती हैं, बहुत होती हैं, राइट। लेकिन अगर हम डायबिटीज को थोड़ा डीपर पर्सपेक्टिव से देखें तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है हमेशा, और वो ये है कि अगर डायबिटीज एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक इंबैलेंस का रिजल्ट है तो क्या सिर्फ दवाइयों से ही पूरा सिस्टम रिसेट हो सकता है, ठीक हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं, कंप्लीटली नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि मेडिसिन जो हैं वो मेनली ब्लड शुगर नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए बनी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूट फैक्टर्स होते हैं जो मेडिसिन डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल आपके स्ट्रेस। अब आप नौकरी का स्ट्रेस लेके बैठे हैं, दवाई उसके लिए कोई है क्या कि स्ट्रेस कम होएगा अभी दवाई दे दो इसको? राइट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। आप अपनी सासू माँ का टेंशन लेकर बैठे हैं, दवा आपका स्ट्रेस कम होने वाला है। आप अपने कोई और किसी का लेके बैठे हैं, वो क्या उसकी कोई दवाई नहीं है ना, राइट। तो इसलिए वो ठीक नहीं होने वाला, ऑलराइट। सो अगर किसी का स्ट्रेस लेवल कंटिन्यूसली हाई है तो कॉर्टिसोल रिपीटेडली ग्लूकोज रिलीज करेगा, जैसे मैंने बताया। सेकंड, गट इंबैलेंस, गट को रीसेट करने के लिए कौन सी दवाई है? कोई दवाई नहीं है गट को रीसेट करने के लिए, आपको डाइट से करना पड़ेगा, अनहेल्दी और फूड बंद करके हेल्दी फूड की तरफ जाना पड़ेगा। फैटी लीवर, फैटी लीवर को ठीक करने के लिए क्या है? फैट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। लाइफस्टाइल के ट्रिगर्स हैं, पुअर नींद, पुअर स्लीप, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनबैलेंस न्यूट्रिशन, ये सब मेटाबॉलिक साइकिल को कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करते रहते हैं। इसलिए वर्ल्ड ओवर डायबिटीज एक्सपर्ट्स एक बात एम्फसाइज करते हैं, क्या करते हैं, जो रिसर्च में भी बताया गया, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन आईडीएफ, उनके गाइडलाइंस में भी ये हाईलाइट होता है क्या, कि डायबिटीज मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल इंटरवेंशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डायबिटिक पेशेंट को दवाई लिखते वक्त डॉक्टर लाइफस्टाइल के बहुत सारे फैक्टर्स भी बताता है। क्यों बताता है? बिकॉज ये कनेक्टेड है, खाली दवाई से कुछ नहीं होने वाला है। उससे एक इंपॉर्टेंट काम होगा शुगर कंट्रोल में आने के लिए, मगर अगर लाइफस्टाइल को करेक्शन नहीं किया आपने तो आपका वो प्रॉब्लम वैसे का वैसा बना रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो रियल गोल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब तक हमने देखा डायबिटीज का मल्टीपल फैक्टर्स जो है उसको समझने की कोशिश किया हमने। इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, बेली फैट है, फैटी लिवर है, गट इंबैलेंस है, लाइफस्टाइल ट्रिगर्स है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब कोई पर्सन डायबिटीज के बारे में सोचता है तो यूजुअली उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, वो है ब्लड शुगर नंबर। लोग कहते हैं मेरा फास्टिंग शुगर इतना है, मेरा HbA1c इतना है, और ऑब्वियसली ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम डीपर पर्सपेक्टिव से देखें तो रियल गोल सिर्फ नंबर्स कंट्रोल करना नहीं होना चाहिए, रियल गोल होना चाहिए मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना। क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म हेल्दी होता है तो ब्लड शुगर नेचुरली बेटर रेगुलेट होने लगता है। इसलिए मेटाबॉलिक हेल्थ के कुछ कोर गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। सबसे पहला गोल होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना, सबसे पहला गोल। मतलब सेल्स इंसुलिन सेल्स जो है वो इंसुलिन के सिग्नल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड करें। सेकेंड, जब इंसुलिन सेंसिटिविटी को वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है तो ग्लूकोज इजीली सेल्स के अंदर जा सकता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो धीरे धीरे स्टेबल होना स्टार्ट हो सकता है, राइट। फर्स्ट फैक्टर वाज दैट। सेकंड इज बैलेंस योर हार्मोन्स। सो बॉडी में सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, मल्टीपल हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉर्टिसोल है, थायराइड का हार्मोन्स है, लेप्टिन है, ग्रेलिन है। अगर ये हार्मोन्स बैलेंस्ड हो जाएं तो मेटाबॉलिज्म भी बैलेंस हो सकता है। एंड तीसरा है रेड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस को वर्सन करता है। इसलिए मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करने का एक इंपॉर्टेंट गोल ये भी होना चाहिए या होता है कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन लेवल्स को रिड्यूस किया जाए। एंड फोर्थ है सपोर्ट द मेटाबॉलिज्म, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उस अपने मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करना, ठीक है। और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल बिकॉज बॉडी जो है उसका जो फूड को एफिशिएंटली एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। फैट स्टोरेज को रिड्यूस करना, एनर्जी लेवल्स को नेचुरली इंप्रूव करना, दैट इज व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो इसके ऊपर भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है कि ये सारे गोल्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी, हार्मोन बैलेंस, इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, यूजुअली एक टैबलेट से अचीव नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी होता है लाइफस्टाइल करेक्शन। मतलब कि डेली हैबिट्स जो मेटाबॉलिज्म को ग्रेजुअली रीसेट कर सकती है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रीसेट। ओके, आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला में हम कहते हैं इसको मेटाबॉलिक रीसेट, ठीक है। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट, द 4 पिलर्स ऑफ मेटाबॉलिक रीसेट।
सबसे पहला जो है कि अब तक हमने जो देखा, ये सब बातों को हमने समझा, अगर हम डायबिटीज को और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का रूट कॉज हार्मोनल इंबैलेंस और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है वो अगर हम समझ पा रहे हैं, तो सोल्यूशन भी सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिर्फ एक चीज चेंज करना यूजुअली लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट नहीं होता, इसलिए मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क जरूरी होता है। और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये मेटाबॉलिक रीसेट के 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स मिलकर बॉडी के हार्मोन नेटवर्क को ग्रेजुअली कम करने में या उसको सेट करने में या बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो चलिए इन्हें ब्रीफली हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशन बैलेंस सबसे पहला पिलर है, न्यूट्रिशन बैलेंस। सो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैलोरीज काउंट करना इनफ नहीं होता, बॉडी को चाहिए बैलेंस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एडिक्वेट प्रोटीन, फाइबर रिच फूड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जब न्यूट्रिशन बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो इंसुलिन स्पाइक्स कंट्रोल होने लग जाते हैं, एनर्जी लेवल्स स्टेबल रहने लग जाते हैं और मेटाबॉलिज्म ग्रेजुअली इंप्रूव होने लग जाता है, राइट। तो पहला पिलर वॉज न्यूट्रिशन बैलेंस। सेकेंड पिलर है गट हेल्थ इंप्रूवमेंट। सो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि गट बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लेमेशन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर गट माइक्रोबायोम हेल्दी है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो सकती है। इसलिए गट को सपोर्ट करना मेटाबॉलिक रीसेट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑलराइट, तीसरा जो हमारा पिलर है वो है लिवर डिटॉक्स को, लिवर को डिटॉक्स करना, राइट, ठीक है, लिवर को सपोर्ट करना। सो लिवर बॉडी का मेटाबॉलिक कंट्रोल सेंटर है। अगर लिवर फैटी हो जाए तो ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है, राइट, एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए लिवर को सपोर्ट करना थ्रू बेटर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ये मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, ठीक है। एंड चौथा पिलर है स्ट्रेस एंड स्लीप रेगुलेशन, ठीक है। अगर आपके जीवन में स्ट्रेस बहुत हाई है तो कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली ब्लड शुगर को डिस्टर्ब करता रहेगा, नो मैटर आप कितनी भी दवाई खाओ, राइट। और अगर स्लीप पुअर है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी रेड्यूस हो सकती है, मतलब कंटिन्यूसली उसका इंपैक्ट ज्यादा रहेगा कि वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा टू कंट्रोल योर शुगर लेवल्स इन द बॉडी, राइट। इसलिए प्रॉपर स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट मेटाबॉलिक रीसेट का एसेंशियल कंपोनेंट हो जाता है। सो अगर आप नोटिस करें, ये चारों पिलर्स जो है ना एक्चुअली बॉडी का एंटायर हार्मोन नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, गट हेल्थ, लिवर फंक्शन, स्ट्रेस रेगुलेशन। जब ये सब इंप्रूव होने लग जाता है तो मेटाबॉलिज्म आपके पूरे शरीर का ग्रेजुअली रीसेट होना शुरू हो जाता है। और इस फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करने के लिए हमने डिजाइन किया है, राइट, आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला जो है, इन्होंने डिजाइन किया एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। और उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टोटल बॉडी रीसेट, ठीक है। सो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे डायबिटीज और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, है ना, गट इंबैलेंस, फैटी लीवर, हार्मोन डिस्टर्बेंस, क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर लाइफस्टाइल पैटर्न्स। और इसी वजह से मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की जरूरत होती है। इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आरोग्य वेव ने विद द हेल्प ऑफ वेलनेस विला डेवलप किया टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम। और ये एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल प्रोग्राम है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्राम का फोकस सिर्फ वेट लॉस या शुगर कंट्रोल पर नहीं होता, इसका फोकस होता है मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट के ऊपर। मतलब बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स को सपोर्ट करना ताकि मेटाबॉलिज्म ग्रेजुअली इंप्रूव हो सके, राइट। इस प्रोग्राम में हम फोकस करते हैं 4 इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर। नंबर 1 इज गट रीसेट। प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये गट रीसेट, क्योंकि गट बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लेमेशन दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जब गट हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है तो डाइजेशन आपका बेटर होना शुरू हो जाता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाता है और मेटाबॉलिक बैलेंस सपोर्ट में आ जाता है। इट स्टार्ट सपोर्टिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी, ओके। सेकेंड जो इसका पार्ट है वो है लिवर डिटॉक्स। सेकेंड फोकस होता है लिवर को सपोर्ट देने पर, जैसे हमने डिस्कस किया पहले भी कि लिवर ग्लूकोज जो है, राइट, लिवर ग्लूकोज जो है मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल ऑर्गन है, राइट। लिवर जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल ऑर्गन है। तो जब लिवर ओवरलोड हो जाता है या फैटी हो जाता है तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं। इसलिए प्रोग्राम में लिवर सपोर्ट स्ट्रैटेजीज जो है उसको इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट, हार्मोन बैलेंस। तीसरा फोकस हार्मोन बैलेंस के ऊपर होता है, लाइफस्टाइल हैबिट जो स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करें, स्लीप पैटर्न्स को इंप्रूव करने में हेल्प करे और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करें, राइट। एंड फोर्थ जो है लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। देखिए
एक्चुअली इसमें होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन द प्रोग्राम बेसिकली, राइट? सो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं इसके अंदर, जो हम एक गाइडेड न्यूट्रिशन प्लान्स देते हैं। हम एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर आप अपनी मील प्लेट को शेयर करते हैं। यू क्लिक द फोटोग्राफ एंड यू शेयर योर मील प्लेट्स विद अस, एंड हम वो मील प्लेट करेक्शन करते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट गिविंग योर प्लान, ये डाइट प्लान है ले लो 15 दिन के बाद मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बिकॉज वो 15 दिन के बाद मिलने पर वो 15 दिन के अंदर जो क्लाइंट है उसने क्या किया और क्या नहीं किया वो मालूम ही नहीं है, और सबको यही लगता है कि मैं तो बराबर करता हूं, कोई अपनी गलती कभी मानता ही नहीं है, राइट? हमने जो बताया उसके हिसाब से नहीं करता है, उसको जो समझा वो उसके हिसाब से करता है। तो दैट्स वाई बहुत सारे डाइट प्लान्स जो है वो इसीलिए फेल हो जाते हैं। दैट्स वाई ये जो प्रोग्राम की खास बात ये होती है कि यहाँ पर एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, ईच क्लाइंट गेट्स अ प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, एंड ईच ग्रुप हैज गॉट 2 to 4 न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स इन दैट ग्रुप। एंड वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं 24/7। आपकी थाली होती है, फोटो खींचते हैं, लंच में ये खाया, दोपहर को सुबह ये खाया, ब्रेकफास्ट में रात को ये खाया, एंड वो थाली का करेक्शन होता है। एंड दैट्स वाई ये 2 महीने के प्रोग्राम के अंदर वो करेक्शन होता है, एंड वो आपको हैबिट बनने के लिए एक हेल्प मिलती है, राइट? तो कंसिस्टेंसी जो होती है ना, देखिए इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप किधर भी जाएंगे, गूगल पे सर्च मारेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारी हिडन चीजें हैं। क्वेश्चन यहाँ पर इंफॉर्मेशन और नॉलेज का नहीं है, क्वेश्चन है यहाँ पर एक कंसिस्टेंट प्रोग्राम, एक कंसिस्टेंसी का, राइट? क्रिकेट खेलना सबको आता है, मगर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट पे खेलना है तो आपको एक कोच को हायर करना पड़ेगा। यू रिक्वायर अ कोच, यू कांट मूव अहेड विदाउट अ कोच इन एनी स्पोर्ट्स, इन एनी लाइफ पैटर्न एज वेल, ओके? सो वैसे ही जब आप अपने डाइट के ऊपर आते हैं तो वहां पर भी आपको एक डाइट एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी, सो दैट वो आपको गाइड कर सके। और हम ये नहीं कह रहे कि आपको हमारे साथ में एवरी पूरा जीवन भर रहना है, नहीं, आप रह सकते हैं हमारे साथ, यू आर वेलकम टू डू दैट। बट ये जो 2 महीने का प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया होता है कि इसके अंदर हम आपको वो चीजें सिखाते हैं कि आप यहाँ से निकलने के बाद में लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे से छूटने के बाद आपको लाइफ में कभी भी किसी हेल्थ कोच की या डाइट एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यू योरसेल्फ कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो हम आपको बताना चाहते हैं, राइट? एंड उसके बावजूद there are many people who still wants to stay with us. A lot of our clients प्रोग्राम फिनिश होने के बाद आज भी हमारे साथ वो रह रहे हैं इसके अंदर प्रोग्राम में, ठीक है? सो ये इसकी खास बात है। मैं कुछ आपको टेस्टिमनीज शेयर करना चाहूंगा। जस्ट वी हैव गॉट मेनी बट दिस इज रिसेंट वंस। सो ये है मिस्टर लोबो। मिस्टर लोबो जो है, इनका बिजनेस है, मैन पावर सप्लाई का बिजनेस है इनका, ओके? 64 ईयर्स के हैं। इन्होंने हमारा ये प्रोग्राम किया, इसके पहले 98 kg के थे, हिज वेस्ट वाज 38 इंच, and in 2 months के बाद में he was able to reduce 13 kg. He became 85 kg, waist became 36. This is Mrs. Sarita, 75 years young from Mumbai, and she was like 4 months का इन्होंने जो डाइट लिया, हमसे जो बात की, मील प्लेट शेयरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल आफ्टर 4 months फ्रॉम 147 became to 132। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 65 से 59 पे आया। लिवर किडनी फंक्शन इंप्रूव हुए। इनका जो सीआरपी लेवल्स हैं वो इनके नॉर्मल टू लो में आ गए, राइट? यूरिक एसिड 5.0 से 4.7 पे आया। विटामिन D2 इंप्रूव हो गया 22 से 25.5। तो इस तरीके से काफी सारे टेस्टिमोनीज है, जस्ट 2 मैंने आपको शेयर किए। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं aarogyaweave.com, वहां पर भी काफी टेस्टिमोनीज मिलेंगे आपको। प्लस हमारे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं, राइट? एंड इंस्टाग्राम पे जस्ट हमने स्टार्ट किया है पेज, तो वहां पे अभी फिलहाल इतना नहीं मिलेगा आपको, बट वो धीरे धीरे वहां पे भी अपलोड होगा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सो वी हैव गॉट मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, राइट? सो ये किसके लिए है? पीपल हु हैव डायबिटीज और प्री डायबिटीज, ये वो प्रोग्राम उनके लिए है जिनके पास बेली फैट है, उनको कम करना है, जो लोग कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील करते हैं, जिनको मेटाबॉलिक रीसेट चाहिए, ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत हेल्पफुल एंड कारगर हो सकता है, ठीक है? सो इफ टुडेज सेमिनार मेड यू रियलाइज दैट, just remember diabetes is more than just sugar, okay? The next step is to take action. And अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो यू कैन जस्ट टाइप रिबूट, एंड जिस मोबाइल नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप के ऊपर एक हेल्थ या लिख के भेजा था, जिससे आपको ये जूम लिंक मिला था, आप उसी के ऊपर रिबूट लिख के भेजें। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके साथ में एक फ्री 1-on-1 कंसल्टेशन होगा सबसे पहले, और वो काउंसलिंग के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि ये प्रोग्राम आपके लिए कैसे वो डिजाइन हो सकता है और कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट? ठीक है। अच्छा, बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, आई जस्ट वांट अ रिक्वेस्ट कि अगर आप अपना स्माइल कर सके। मैं एक फोटो ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं। ऑलराइट, इफ यू ऑल कैन स्माइल, ठीक है? एंड अगर आपका कैमरा आप ऑन कर पाए एक ग्रुप फोटो के लिए, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, मुझे अच्छा लगेगा, राइट? ओके, 3 seconds टू ऑन योर कैमरास। 1, 2,
एंड 3, एंड जिन्होंने ऑन कर लिया प्लीज स्माइल। ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। राइट, या सो अभी ये मंच में ओपन करना चाहूंगा फॉर दी अच्छा, बिफोर वी ऑल राइट, ओके, या इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, कुछ सवाल है या आपको लगता है कि नहीं जब वन ऑन वन काउंसलिंग करेंगे वहां पूछ लूंगा मैं, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। बट इन केस इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, और अदरवाइज दो ही चीजें हैं, या तो समझा नहीं कुछ इसलिए क्वेश्चन नहीं है राइट, या फिर मैंने इतना अच्छा समझा है कि सब समझ गए इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट। अब क्या है वो मुझे पता नहीं, आपको ही पता होगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। एवरी फ्राइडे को वी हैव गॉट दिस सेशंस, एंड आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है। उसके लिंक भी आप उस पे से मिल जाएंगे आपको, जो आपने जिस व्हाट्सएप के ऊपर आपने शेयर किया था, राइट। एंड वी ऑल विल कैच अप अगेन, आने वाले फ्राइडे को हम आपसे वापस मिलेंगे विद अ न्यू हेल्थ वर्कशॉप। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। या हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर एक 6 आज से स्टार्ट हुआ है एक 7 days का वुमन हेल्थ हैबिट्स को डेवलप करने का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, एक्टिविटी 7 days का है वो, राइट। सो आज पानी पीने की एक्टिविटी थी, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, 7 दिन तक रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी होंगी, कुछ हैबिट्स डेवलप करने की बात होंगी। सो प्लीज डू ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट इन दैट एक्टिविटीज, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।